मेरी पत्नी मुझे कोनों और फर्नीचर के पीछे से झांक रही है। यह अजीब से डरावना होता जा रहा है। मेरी पत्नी, लिन, और मैं 6 साल से साथ हैं और हमारी शादी को 11 महीने हुए हैं। हमारा रिश्ता हमेशा बिल्कुल सामान्य रहा है, और मैंने कभी कोई अजीब हरकत या कोई खतरे का संकेत नहीं देखा। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि यह सब उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। लिन बहुत दयालु, समझदार और विचारशील है। वह हमेशा सीधी और व्यावहारिक रहने वाली रही है। न तो वह बचकानी हरकतें करती है और न ही मुझे डराने जैसी चीजें करती है। उसे तो हॉरर फिल्में देखना भी पसंद नहीं है। जब हम पहली बार डेट कर रहे थे, तो उसने मेरी खुशी के लिए द शाइनिंग देखने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसे पता था कि मुझे हॉरर फिल्में बहुत पसंद हैं। लेकिन वह इतनी डर गई थी कि आधी फिल्म भी नहीं देख पाए और हमें उसे बंद करना पड़ा। उसे डरावनी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, न ही उसे मजाक करने की आदत है। ये सब उसकी पसंद का हिस्सा ही नहीं है। और यह ठीक भी है। लेकिन इसी वजह से ये सब और भी अजीब लग रहा है। यह उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उसे कभी कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रही, और जहां तक मुझे पता है, उसके परिवार में भी ऐसा कोई इतिहास नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपनी मानसिक समस्याओं को छुपा सकते हैं, लेकिन हम 6 साल से साथ हैं और अगर ऐसा कुछ होता, तो मुझे कोई न कोई संकेत जरूर दिखता। 2 महीने पहले की बात है। मैं सुबह काम पर जाने से पहले किचन में अपने लिए कॉफी बना रहा था। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था और मुझे पता था कि डंकिन डोनट्स जाकर अपनी रोज की कॉफी लेना मुमकिन नहीं होगा। मैंने जल्दी जल्दी कॉफी का एक घूंट लिया और हॉल से होते हुए मेन डोर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने देखा कि लिन कोने से झांक रही थी। मैं बस उसकी आंखें देख सकता था और उसकी लंबी काली बालों की एक लट दीवार के पास लटकी हुई थी। उसका बाकी शरीर कोने के पीछे छिपा हुआ था। उसे देखकर मैं इतना चौंक गया कि मेरी कॉफी लगभग गिर ही गई। होठों पर गर्म कॉफी गिरने से जलन भी हो गई। अरे लिन, मैंने कहा अपने पैंट से कॉफी के कुछ छींटे पोंछते हुए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये सुनते ही वह फौरन कोने के पीछे गायब हो गई, जैसे कोई बच्चा रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मैंने उसकी तेज कदमों की आवाज सुनी, वह लिविंग रूम की तरफ भाग गई। जब तक मैं मेन डोर तक पहुंचा, वह पूरी तरह से नजरों से ओझल हो चुकी थी। यह अजीब तो था और जैसा मैंने पहले कहा, यह उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। लेकिन मुझे ये थोड़ा मजेदार भी लगा कि वह ज्यादा मजाकिया और कम सीरियस हो रही थी। जाते जाते मैंने जोर से कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसे पागल कहकर पुकारा। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने उसे हंसते हुए सुना। उसका व्यवहार थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी पादरी को बुलाने की जरूरत पड़े। दोपहर तक तो मैं इसे भूल भी चुका था, और जब शाम को घर लौटा, तो लिन अपने सामान्य स्वभाव में थी। न मैंने इस बारे में कुछ कहा, न उसने, और जिंदगी पहले की तरह चलती रही। 3 दिन बाद अगली घटना हुई। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने के लिए उठा। मैं किचन में था, हाथ में ऑरेंज जूस का जार पकड़े हुए, जब अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने नीचे की तरफ देखा और वहां मेरी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। वह किचन काउंटर के दूसरी तरफ से झांक रही थी, उसकी आंखें बड़ी और स्थिर थीं, बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक चौड़ी, अस्वाभाविक हंसी थी। मैं डर के मारे जोर से चीख पड़ा, यह मानने में मुझे कोई शर्म नहीं। गुस्से से नहीं, बल्कि डर से। उस पल न जाने क्यों, मुझे वास्तव में बहुत डर लगा। मेरी चीख सुनते ही लिन चारों हाथ पैरों पर चलते हुए तेजी से किचन से बाहर भागी। उसकी हथेलियां और घुटने टाइल के फर्श पर जोर से टकरा रहे थे, और वह अजीब तरीके से रेंगते हुए मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैंने उसका पीछा नहीं किया, न ही उसे आवाज दी। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से सदमे में, ये सोचते हुए कि उसे ये सब करने की आखिर क्या सूझी। मुझे ऊपर वापस जाने में जितना समय लगा, वह बताने लायक नहीं है। लेकिन आखिरकार मैं अपने कमरे में पहुंचा। लिन अपनी तरफ करवट लेकर सो रही थी, या कम से कम सोने का नाटक कर रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसों को गौर से देखता रहा, ये पक्का करने के लिए कि वह सच में सो रही है या नहीं।
मुझे लगा कि जैसे ही मैं बिस्तर में जाऊंगा, वह अचानक मुझ पर झपट पड़ेगी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मैं धीरे से बिस्तर में घुसा और वह जरा भी नहीं हिली। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं, और मुझे लगने लगा कि शायद मैंने सब कुछ सपना ही देखा था। अगली सुबह मैं उसके नीचे आने का इंतजार करता रहा। जब वह आई, तो मैंने उसे एक कप कॉफी दी और गाल पर एक हल्की सी किस करने के बाद उससे पूछने का फैसला किया, कल रात वो सब क्या था। मैंने हल्के अंदाज में पूछा, ताकि उसे बुरा न लगे या वह असहज महसूस न करे। वह कॉफी का कप पकड़े हुए माथे पर बल डालकर सोचने लगी, फिर सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम फिर से मुझे झांक रही थी, वहां से, मैंने कहा, किचन आइलैंड के पास वाले फर्श की ओर इशारा करते हुए। उसने मेरी नजर का पीछा किया, फिर मेरी तरफ देखा और जोर से हंसने लगी। वह इतनी जोर से हंसी कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। तुम कभी कभी मुझे सच में बहुत डरावनी लगती हो, पता है, मैंने कहा। वह हंसते हुए बोली, और तुम मुझे हर समय डराते हो, तो अब बराबरी हो गई। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा और काम पर निकल गए। रास्ते भर मैं उसी बारे में सोचता रहा। उसका मुझे किचन काउंटर के पीछे से घूरना, उसकी अजीब सी मुस्कान, और फिर जमीन पर हाथ पैर पटकते हुए भाग जाना। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी, शायद मेरी हॉरर फिल्मों की दीवानगी में थोड़ा सा शामिल होना चाह रही थी। मुझे उससे डर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी यह सब मुझे सही नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह और ज्यादा बार मुझे झांकने लगी। कभी सोफे के पीछे से, तो कभी लिविंग रूम के पर्दों के पीछे से। एक बार तो उसने अपनी नानी के पुराने ट्रंक में खुद को छिपा लिया, जो हमारे बिस्तर के पास रखा था। अगर ट्रंक के पुराने कब्जे की चरमराहट सुनाई न दी होती, तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि वह वहां छिपी हुई थी। उसने ट्रंक का ढक्कन थोड़ा सा खुला छोड़ा था, बस इतना कि उसकी आधी शक्ल दिखाई दे रही थी। वह एक उत्साहित बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य बेहद अजीब और डरावना था। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूं। मैं बस उसे देखता रह गया। जब आखिरकार मेरी आवाज निकली, तो मैंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे ट्रंक का ढक्कन बंद कर लिया और खुद को उसके अंदर कैद कर लिया। मैं कुछ नहीं बोला, बस वहां से चला गया, मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी लिए। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन ये साफ था कि इससे उसे खुशी मिल रही थी। मैंने बस यही उम्मीद की कि वह इस खेल से जल्दी ऊब जाएगी। अगले 2 हफ्तों तक लिन ने मुझे झांकने की कोई हरकत नहीं की। मुझे लगा कि उसका यह अजीब मजाक खत्म हो गया, और मैंने राहत की सांस ली। एक रात हम नेटफ्लिक्स पर एक शो देख रहे थे। मजाक में मैंने उससे कहा कि मैंने उसे काफी समय से झांकते नहीं देखा, शायद उसने अपने जासूसी खेल को छोड़ दिया है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखने लगी और बोली, शायद मैं इसमें और बेहतर हो गई हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सोचता रहा कि वह मजाक कर रही थी या सचमुच ऐसा कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक मैं उसी बारे में सोचता रहा। क्या वह अब भी मुझे देख रही थी? बस इस बार मुझे पता नहीं चल पा रहा था। अगर हाँ, तो वह इससे क्या हासिल कर रही थी? मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं लगातार यह जांचता रहता कि कहीं वह किसी कोने से, किसी दरवाजे के पीछे से तो नहीं देख रही। जब वह मेरी नजरों के सामने नहीं होती, तो मुझे बेचैनी महसूस होती। मुझे लगने लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन कुछ हफ्तों तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ, तो मैंने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। मैंने दीवारों और फर्नीचर के पीछे देखना बंद कर दिया और यह सोचकर राहत महसूस की कि सब कुछ ठीक है। फिर कुछ दिन पहले हालात और भी खराब हो गए। लिन अपनी एक दोस्त से मिलने गई थी, और मैं आराम से सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ गेम खेलने लगा। रात करीब 9 बजे मैं नहाने गया। शैम्पू धोते वक्त अचानक मुझे वही डरावना एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, और जो देखा, उससे मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। लिन शॉवर कर्टन के पीछे से झांक रही थी। उसका पूरा सिर अंदर घुसा हुआ था, जबकि उसका शरीर बाहर ही था। उसकी लंबी, काली बालें कर्टन से लटकी हुई थीं, और उनके सिरे पानी से टपक रहे थे। उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में खुला हुआ था।
उसकी आंखें चौड़ी और लाल हो चुकी थीं, जैसे वह काफी देर से पलकें झपकाना भूल गई हो। मैं जोर से चीखा और पीछे दीवार से टकरा गया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिली। उसकी मुस्कान वैसी की वैसी बनी रही। उसका मेकअप बहकर गालों पर दो काले धब्बों की तरह फैल चुका था। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वह पूरी तरह पागल हो चुकी हो। मैं डर के मारे कांप रहा था। हम दोनों कुछ पल तक वैसे ही खड़े रहे, बिना कुछ बोले। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर वापस शॉवर से बाहर निकाल लिया। मैंने उसे कर्टन के पार धुंधले अंधेरे में पीछे की ओर खिसकते देखा। एक पल बाद ही बाथरूम का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया, इतनी ताकत से कि आईना तक हिल गया। मैं फिर से चीखा और झट से शॉवर से निकलकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं बाथरूम में 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक बंद रहा। शायद तुम्हें लगे कि मैंने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर दिया, लेकिन मजाक हो या कुछ और, मैं इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं करने वाला था। मैं बाथरूम के अंदर चक्कर काटता रहा, हर कुछ मिनट में दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करता। फिर अचानक मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मैंने अपना कान दरवाजे से सटाकर ध्यान से सुना, लेकिन कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे लिन दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी होकर धीरे धीरे हंस रही हो। मुझे गुस्सा आ गया। मैं पागलपन की हद तक चिढ़ चुका था। मेरे ही घर में मुझे डरकर बाथरूम में छिपने की नौबत आ गई थी। ये सब सिर्फ एक मजाक था। अगर ये मजाक था तो बहुत घटिया था। क्या बकवास है, लिन? मैं चिल्लाया। अब ये पागलपन बंद करो। मैंने इंतजार किया कि वह मुझसे माफी मांगेगी या मुझे गुस्से में झिड़क देगी, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ एक हल्की सी कराहट सुनाई दी, इतनी धीमी कि मुझे लगा शायद मैंने सुनी ही नहीं, और फिर पूरा सन्नाटा। लिन, मैंने आवाज दी। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। कोई जवाब नहीं आया, बस मेरी अपनी तेज सांसों की आवाज। मैं कसम खाता हूं, ये सब बकवास बंद करो। मैंने गुस्से में दरवाजे पर मुक्का मारा। मैंने फिर इंतजार किया कि वह मुझ पर चिल्लाएगी, गुस्से में कुछ कहेगी। मैंने पहले कभी उस पर इस तरह नहीं चिल्लाया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बस शॉवरहेड से टपकती पानी की बूंदों की आवाज और एक गहरा, डरावना सन्नाटा। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं डरा नहीं था। मैं अपनी ही पत्नी का सामना करने से इतना डर गया था कि दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने करीब 30 मिनट और इंतजार किया। जब आप डर के मारे जमे बैठे हो तो 30 मिनट एक उम्र के बराबर लगते हैं। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं पूरी रात बाथरूम में छिपकर नहीं बिताने वाला। मैंने घुटनों के बल झुककर दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की। मुझे लग रहा था कि शायद लिन भी नीचे झांक रही होगी, लेकिन शुक्र था कि ऐसा नहीं था। मैंने सीधा हॉलवे देखा, जहां से सीढ़ियों का ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था कि इस बात से मुझे सुकून मिलना चाहिए या और डरना चाहिए। मैंने कुछ मिनट तक इंतजार किया, ये देखने के लिए कि क्या उसकी आंखें सीढ़ियों के ऊपर से झांकती दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने धीरे धीरे दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा और खुद को दरवाजा खोलने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने जैसे ही लॉक घुमाया और दरवाजा खोलने ही वाला था कि मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे याद करके भी अब उल्टी आने लगती है। एक कराह, इस बार पहले से ज्यादा तेज। लेकिन इस बार मुझे साफ पता चल गया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया, और मेरी नजर अलमारी के दरवाजे की हल्की सी खुली दरार पर पड़ी। लिन वहीं से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अब भी बड़ी और डरावनी थीं। उसका मुंह भयानक तरीके से खुला हुआ था, मानो जबरन मुस्कुरा रही हो। मैं इतना डर गया था कि चीख तक नहीं सका। उसकी हथेलियां उसकी छाती से चिपकी हुई थीं, और उसका पूरा शरीर खुशी से कांप रहा था, मानो वह खुद को रोक नहीं पा रही हो। उसके गले से एक अजीब, गहरी, खरखराती हुई कराह निकली, इतनी डरावनी कि मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोला और पूरी ताकत से भागा। मैं सीढ़ियों से नीचे कूदता हुआ भागा, लिविंग रूम में पड़ी चाबियां और फोन झपट कर उठाए, और सीधे घर से बाहर निकल गया। मेरे पीछे से लिन की चीखों जैसी हंसी गूंज रही थी, लेकिन मुझे उसके कदमों की आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं समझी।
मैंने घर का दरवाजा बंद करने की भी परवाह नहीं की और गाड़ी स्टार्ट करके पागलों की तरह दौड़ा दी। मैं इतनी तेज चला रहा था कि शायद कानून भी तोड़ रहा था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं पूरी तरह कांप रहा था, शायद डर से, शायद ठंड से। मैं सिर्फ बॉक्सेस पहने हुए था। मेरे बाल अब भी गीले थे। मुझे कोट पहनने तक का होश नहीं था। मैं सीधे अपने भाई क्रिस के घर पहुंचा, जो 40 मिनट दूर था। मैंने गाड़ी पार्क की, फिर जाकर फोन चेक किया। लिन ने 4 बार कॉल की थी और ढेर सारे मैसेज भेजे थे। सब एक ही सवाल कर रहे थे, तुम कहाँ चले गए? तुम इस तरह क्यों भाग गए? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। क्रिस और उसकी पत्नी मुझे सिर्फ बॉक्सेस में देखकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि जितना चाहो उतना रुक सकते हो। क्रिस ने मुझे कपड़े दिए और पूछा क्या हुआ था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि लिन और मेरी लड़ाई हो गई। मैंने पूरा सच नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे कि मैं बस एक मजाक की वजह से अपनी पत्नी को छोड़ आया हूं। आखिर मैंने सालों तक लिन से कहा था कि वह थोड़ी मस्ती करे, ज्यादा गंभीर न रहे। मैंने हमेशा चाहा था कि वह थोड़ा हल्का फुल्का और मजाकिया बने। लेकिन यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने कोशिश की कि सोफे पर सो जाऊं, लेकिन मेरा दिमाग सोने नहीं दे रहा था। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, लिन का डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता, अलमारी के अंदर से मुझे घूरता हुआ। ख्याल भर से मेरी रूह कांप उठी। वह पूरे समय बाथरूम में ही थी। उसने कभी बाहर कदम ही नहीं रखा था। उसने चुपके से अलमारी में घुसकर बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया था, ताकि मुझे लगे कि वह बाहर चली गई है। घर लौटने का ख्याल भी मुझे बेचैन कर रहा था। मैं करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। आखिरकार क्रिस ने मुझे एक नींद की गोली दी, जिससे मुझे थोड़ी नींद आई, लेकिन मेरे सपने भयानक थे। हर सपने में बस लिन का वही डरावना मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैं सूरज निकलते ही जाग गया। सोफे पर सोने की वजह से पूरे शरीर में दर्द था, और मैं बुरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि मुझे लिन को कॉल करनी होगी, लेकिन मैं क्या कहूंगा? मैं तभी घर जाऊंगा अगर वह वादा करे कि वह दोबारा ऐसा कोई डरावना मजाक नहीं करेगी। मुझे बस अपनी पुरानी लिन वापस चाहिए थी। मैं फोन उठाने ही वाला था, जब मुझे फिर से वही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने आंखें छत पर टिका दी, जैसे कुछ महसूस ही नहीं कर रहा, लेकिन जितना उसे अनदेखा करने की कोशिश करता, उतना ही डर बढ़ता गया। आखिरकार मेरी आंखें अपने आप नीचे चली गईं, और तभी मैंने उसे देखा। लिन खिड़की से मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था, और उसकी वही भयानक मुस्कान फैली हुई थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी, और कांच पर 2 लंबी लार की धारियां बन गई थी। पता नहीं वह वहां कब से थी, लेकिन मेरी छठी इंद्रिय कह रही थी कि शायद पूरी रात। मैंने चीखने की कोशिश नहीं की। डर था, लेकिन गुस्सा उससे भी ज्यादा था। मैं झटके से सोफे से उठा और खिड़की पर जोर से हाथ मारा। लिन, क्या तुम पागल हो? तुम्हें हो क्या गया है? घर जाओ, अभी के अभी। लेकिन वह हिली भी नहीं। उसकी डरावनी मुस्कान वैसी ही बनी रही, बल्कि और भी चौड़ी हो गई, मानो वह इससे ज्यादा कभी खुश हुई ही ना हो। उसी वक्त क्रिस और उसकी पत्नी रेबेका ऊपर से नीचे आने लगे। जैसे ही लिन ने अंदर से उनकी आहट सुनी, उसका सिर हल्का सा उनकी ओर झुका, और फिर धीरे धीरे उसने अपना मुंह बंद करना शुरू कर दिया। भाई, क्रिस ने ऊपर से आवाज दी, उसकी आवाज में चिंता थी। मैंने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा, लेकिन जब मैंने वापस खिड़की की तरफ देखा, लिन गायब थी। उसके होने का बस एक ही सबूत बचा था, खिड़की पर उसकी लार की वो 2 डरावनी धारियां। मैंने क्रिस और रेबेका को सब कुछ बताने की कोशिश की। मैंने कहा कि लिन पूरी रात खिड़की से मुझे घूरती रही, लेकिन वे संदेह से मेरी ओर देखने लगे। और कौन यकीन करता? फिर भी क्रिस और मैं खिड़की के बाहर गए ये देखने के लिए कि वहां कोई पैरों के निशान हैं या नहीं। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा। क्रिस ने मजाक में कहा, शायद कोई जानवर होगा, और मैंने कोई बहस नहीं की। रेबेका और क्रिस को लगा कि मैंने सपना देखा था। वे मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे।
और सच कहूं तो मैं खुद भी अब नहीं समझ पा रहा था कि क्या सच है और क्या नहीं। मैंने उस दिन ऑफिस में छुट्टी के लिए कॉल कर दिया और अपना फोन बंद कर दिया। मैं लिन का सामना नहीं करना चाहता था। उससे बात करना भी मेरे लिए मुश्किल था। अब मुझे सच में लगने लगा था कि वह कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। ये सोचकर मेरा दिल टूट गया। मैंने सुबह का ज्यादातर समय रोते हुए बिताया। दोपहर होते होते मैंने तय किया कि अब मुझे उससे बात करनी चाहिए। उसे आखिरी मौका देना चाहिए कि वह अपनी सफाई में कुछ कह सके। 6 साल साथ बिताने के बाद इतना तो उसे देना बनता था। मैंने फोन ऑन किया और देखा उसके ढेर सारे मैसेज। सबके सब एक परवाह करने वाली पत्नी जैसे। हम बात कर सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज कॉल करो। मैं बहुत चिंता कर रही हूँ। क्या तुम जवाब दोगे? घर आ जाओ। लेकिन एक भी मैसेज में उसने अपनी डरावनी हरकतों का जिक्र नहीं किया। मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये और भी अजीब था। लिन आमतौर पर छोटी छोटी बातों पर लंबा मैसेज भेजती थी। अब जब मामला इतना बड़ा था तो क्या उसे और कुछ नहीं कहना चाहिए था? शायद बाहर से ये सब बचकाना लगे, लेकिन अगर तुमने उसे अलमारी के अंदर से घूरते देखा होता या 4 पैरों पर जानवर की तरह भागते देखा होता तो तुम्हें भी लगता कि मेरा डर जायज था। मैं उस रात भी क्रिस और रेबेका के घर पर ही रहा। अगली सुबह देर से उठा, लेकिन शुक्र था कि लिन खिड़की से मुझे घूर नहीं रही थी। दोपहर के खाने के दौरान रेबेका ने संकोच से पूछा, क्या ये झगड़ा सुलझ सकता है? मुझे नहीं पता, मैंने धीमे से कहा। वो पूरी तरह बदल गई है। लोग बदलते हैं बेन, लेकिन वो वही है जिससे तुमने शादी की थी। शायद तुम दोनों को बस बात करनी चाहिए। अब बात करने से कुछ नहीं होगा, मैंने जवाब दिया। मैं अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता। ये कहते हुए दिल में एक टीस उठी। मैं अपनी पत्नी को बहुत मिस कर रहा था। रेबेका ने धीरे से कहा, लिन तुमसे बहुत प्यार करती है। उसका दिल टूट गया होगा। मैंने संदेह से कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा है। रेबेका ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम गलत हो। मैंने उसे आज सुबह देखा था। मेरी पूरी देह में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तुमने लिन को देखा? वह यहाँ आई थी। रेबेका ने सिर हिलाया, मानो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, क्रिस के काम पर जाने के बाद आई थी। क्या? लेकिन उसकी कार कहाँ थी? पता नहीं, मैंने नहीं देखी। शायद उबर ली हो। अब मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। रेबेका, उसने क्या कहा? क्या वह अंदर आई? नहीं, रेबेका ने बर्तन धोते हुए कहा। बस पूछा कि तुम उठे या नहीं। मैंने कहा कि तुम सो रहे हो, तो उसने कहा, ठीक है, सोने दो। बस। मैंने घबराकर पूछा। उसने कुछ और नहीं कहा। नहीं। लेकिन वो बहुत थकी लग रही थी, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और धन्यवाद कहकर वहां से उठ गया। कम से कम एक बात से मुझे राहत मिली, लिन घर के अंदर नहीं आई थी। फिर भी मैंने पूरे घर के दरवाजे दोबारा चेक किए, हर ताले को अच्छे से बंद किया। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कह रहा था कि डर अभी टला नहीं है। मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा सोचता रहा कि अब क्या करूं। घर वापस जाने का मन नहीं था, पर लिन मेरी पत्नी थी और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैंने शादी के वक्त वचन दिया था, अच्छे और बुरे समय में साथ निभाने का। और अगर वह सच में बीमार थी, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? मैं पुलिस को नहीं बुला सकता था। आखिर क्या कहता? कि मेरी पत्नी मुझे घूर रही है, कि वह अजीब हरकतें कर रही है। उन्होंने इसे मजाक समझा होता, लेकिन यह मजाक नहीं था। कुछ तो गलत था, कुछ डरावना। उसकी मुस्कान के पीछे कोई अजीब राज छिपा था। मुझे याद आया कि पति होने के नाते मैं उसे मेंटल अस्पताल में भर्ती करा सकता था। लेकिन अगर उसने डॉक्टरों के सामने सामान्य बर्ताव किया, तो 72 घंटे बाद वे उसे छोड़ देते। रेबेका को भी तो उसने बेवकूफ बना दिया था। मुझे लगा कि मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था। मैंने उसकी मां को कॉल किया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सच कहूं तो मैं मैरियन से कभी घुल मिल नहीं पाया था। न हमने कभी झगड़ा किया, न हमारे बीच कभी कोई अपनापन था। वह बहुत ठंडी और रूखी इंसान थी। अगर कभी मुस्कुराती भी,
तो सिर्फ उसके होंठ हिलते, आंखें वैसी की वैसी खाली रहती। मैंने उसे सिर्फ 2 बार ही देखा था। हर बार वह हमें जल्दी जल्दी चलता कर देती। शायद उसे मैं पसंद नहीं था। और सच कहूं तो मुझे भी उससे मिलने का कोई शौक नहीं था। लेकिन अब हालात अलग थे। मैंने फोन मिलाया। हाँ, उसने पहले से ही चिड़चिड़े अंदाज में जवाब दिया। मैरियन, मैं बेन हूं। क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूं? मैं अभी कुछ चेक लिख रही हूं, लेकिन अगर जिद कर रहे हो तो ठीक है। क्या बात करनी है? ये लिन के बारे में है। वो अजीब हरकतें कर रही है। क्या आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ था? उसने तुरंत मुझे टोक दिया। बेन, इतनी घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? क्या कभी तुम्हें उसकी मानसिक स्थिति को लेकर कोई चिंता हुई थी? फोन पर एक लंबी खामोशी छा गई। वो सोच रही थी, या कुछ छिपा रही थी। कई सेकंड बाद उसने कहा, अगर ये तुम्हारा कोई मजाक है, तो मुझे इसमें हंसी नहीं आ रही। ये मजाक नहीं है मैरियन। मैं सच में लिन को लेकर परेशान हूँ। वो बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें भी उसकी चिंता होनी चाहिए। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया। अगर सच में चिंता है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। मुझसे क्या चाहते हो? मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ छिपा रही थी। प्लीज, अगर मुझसे नहीं तो कम से कम लिन के लिए। फोन के दूसरी तरफ एक धीमी, कांपती हुई सांस सुनाई दी। मानो वह खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। मैरियन, क्या बात है? कुछ छिपा रही हो? बेन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। मेरा सुझाव यही होगा कि तुम प्रोफेशनल मदद लो। अब मुझे दोबारा कॉल मत करना। फिर उसने फोन काट दिया। मैं स्तब्ध था। अगर वो मुझसे नफरत भी करती थी, तो भी कम से कम अपनी बेटी की मदद तो करनी चाहिए थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया? मैंने बातचीत को दिमाग में दोहराया। कोई ऐसा सुराग ढूंढने के लिए जो छूट गया हो। लेकिन सिर्फ एक बात साफ थी। लिन की माँ कुछ जानती थी, पर वो बताना नहीं चाहती थी। काफी देर तक सोचने के बाद मैं लगभग हार मान चुका था। तभी मुझे मैरियन की आखिरी बात याद आई। किसी प्रोफेशनल की मदद लो। उसने ये शब्द थोड़ी हड़बड़ाहट में कहे थे। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। पर उसके लहजे में कुछ अलग था। क्या वो डॉक्टरों की बात कर रही थी? या किसी और की? किसी ऐसे इंसान की जिसका नाम लेने में भी उसे डर लग रहा था। मैंने क्रिस का इंतजार किया। जब वह घर आया, तो मैंने उसे और रेबेका को पूरी बात समझाने की कोशिश की। मैंने हर बात नहीं बताई, पर इतना जरूर कहा कि लिन का बर्ताव खतरनाक हो रहा है। वे सुनकर हैरान हुए, पर उन्हें लगा कि शायद लिन कोई मजाक कर रही थी। हो सकता है वो यूट्यूब के लिए कोई प्रैंक कर रही हो। रेबेका ने सुझाव दिया, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मैंने कहा, पर क्रिस ने मना कर दिया। पहले खुद जाकर बात करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुला लेंगे। मैं मान गया। कम से कम इस बार मैं अकेला नहीं था। अगली सुबह हम घर पहुंचे। लिन की गाड़ी नहीं दिखी, पर मैंने अपनी सतर्कता कम नहीं की। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। मेरे दिमाग में डर के हजारों ख्याल दौड़ने लगे। कहीं लिन अंदर तो नहीं छुपी? कहीं वो हमें देख तो नहीं रही? मैं पसीने से भीग गया। पर क्रिस आराम से खड़ा था, जैसे पार्क में टहलने आया हो। मैंने दरवाजा धकेला, और अंदर घुसते ही एक भयानक बदबू ने हमें घेर लिया। तुम लोग घर की सफाई में गोबर इस्तेमाल करते हो क्या? क्रिस ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। चुप रहो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर एकदम सुनसान था। रात तो दूर, यहां तो सुबह की भी रोशनी नहीं थी। लिन, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। हम हर कमरे की तलाशी लेने लगे। क्रिस ने मुझे सोफे के नीचे झांकते देखा और चिढ़कर बोला, भाई, तुम्हारी बीवी कोई बिल्ली नहीं है जो यहां छुपेगी। चुप रहो, ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों पर कदम रखते ही मेरे जूते कांच के टुकड़ों पर पड़े। मैंने दीवार पर नजर डाली। हमारी शादी की तस्वीर टूटी पड़ी थी। फ्रेम टेढ़ा लटका था, और कांच पूरी तरह गायब था। मैंने तस्वीर में लिन के चेहरे को देखा। कभी जो चेहरा प्यार का था, अब वही चेहरा मेरे लिए आतंक का प्रतीक बन चुका था। हम ऊपर पहुंचे और बाथरूम की ओर बढ़े। मुझे उस रात का डर फिर से सताने लगा। क्रिस ने कहा, अगर चाहो तो मैं अकेले जाऊं। पर मैंने इनकार कर दिया। हम दोनों बाथरूम में दाखिल हुए। कुछ भी बदला नहीं था।
क्रिस बोला, मुझे नहीं लगता लिन यहाँ है। चलो तुम कपड़े पैक कर लो और वापस चलते हैं। मैंने बेडरूम में जाकर बैग में कपड़े भरने शुरू किए। फिर मैंने अलमारी खोली और तभी मुझे बदबू का असली कारण दिखा। अलमारी के अंदर जमीन पर कुछ चीजें पड़ी थी, कम से कम दर्जन भर आंखें। हर जोड़ी ध्यान से रखी गई थी। कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी, कुछ सिक्के जितनी, तो कुछ छोटे पत्थर के बराबर। हे भगवान, मैं सनखड़ा रहा। क्रिस ने एक झलक देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, मुझे लगा रेबेका की जूते खरीदने की आदत बुरी थी, पर तेरी बीवी तो आंखें जमा कर रही है। बेन, हमें यहां से निकलना चाहिए। मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद किया। हम हॉल में आए, जहां बदबू और भी तेज हो गई थी। क्रिस ने कहा, यार, कौन अलमारी में इतनी आंखें रखता है? मैंने बस यही कहा। मैंने कहा था, लिन को मदद की जरूरत है। क्रिस धीरे से बड़बड़ाया, उसे डॉक्टर नहीं चाहिए बेन, उसे ओझा चाहिए। फिर वह मुड़ा और बोला, चलो अब बस बहुत हुआ। पर उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैंने महसूस किया, कोई हमें देख रहा था, और वो अलमारी की आंखें नहीं थी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और बेडरूम की ओर देखा। क्रिस, मैंने फुसफुसाया, जब आखिरकार मैंने वो देखा जो अब तक हमारी नजर से बचा हुआ था। बिस्तर के नीचे करवट लेकर लेटी हुई, क्रिसमस की सुबह किसी बच्चे की तरह उत्साहित होकर मेरी पत्नी हमें देख रही थी। उसने अपनी हथेलियां ठुड्डी के नीचे जोड़ी हुई थी और वे खुशी से कांप रही थी। अब जब उसे पता चल गया था कि हम उसे देख चुके हैं, तो मैं उसकी हल्की हल्की हिचकियों जैसी आवाजें साफ सुन सकता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान वही पुरानी चौड़ी। मेरी पूरी आत्मा भाग जाने के लिए कह रही थी, पर मैंने खुद को रोका। ये मेरी पत्नी थी, चाहे वो कितनी भी बदल गई हो। मैंने उससे प्यार किया था और मैं उसकी मदद करना चाहता था। लिन, मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस उसका सिर हल्का सा 2 बार हिला, जैसे वो हमें सुन रही हो। प्लीज बेबी, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगी? मैं धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा, जैसे किसी खतरनाक जानवर के करीब जा रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लिन। उसने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे खुशी उसके शरीर से बाहर फूट रही हो। उसके कंधे थरथराने लगे और आंखें और भी बड़ी हो गईं। मैं नीचे झुका, उसे करीब से देखने के लिए, और तभी मैंने खून देखा। उसके हाथ खून से सने हुए थे। जितना मैं पास गया, उसकी उंगलियां उतनी ही तेजी से कांपने लगी। लिन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट लगी है? उसका सिर फिर से 2 बार हिला। अब उसकी उंगलियां हवा में किसी अदृश्य पियानो को बजाने लगी। कभी कभी वे उसकी ठुड्डी को छू जाती, खून का धब्बा छोड़ते हुए। गंध असहनीय थी। मैं उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके सूखे होंठ फट चुके थे और उनके बीच से खून रिस रहा था। मैं जानता था कि वो खुद बाहर नहीं आएगी, पर मैं उसे इस हाल में छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। मैं धीरे से उसके करीब सरका और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तभी उसकी हिचकियां और तेज हो गईं। फिर मैंने देखा, उसकी हथेलियों के बीच से खून टपक रहा था। हे भगवान, लिन, तुम्हें चोट लगी है। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही मेरी उंगलियां उसके पास पहुंची, उसका हाथ बिजली की तरह मुझ पर झपटा। एक तेज दर्द मेरी बाजू में दौड़ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपनी बाजू देखी, खून टपक रहा था। लिन अब भी पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। उसकी उंगलियां कांच के बड़े टुकड़े को कसकर पकड़ रही थी। तुम ठीक हो? क्रिस ने पीछे से पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया, अपनी चोट पकड़े हुए। पर जब मैंने दोबारा लिन की ओर देखा, उसका ध्यान मुझ पर नहीं था। अब वो किसी और को देख रही थी। क्रिस। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखें क्रिस को उसी तरह घूर रही थी, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता है। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। क्रिस, भागो! पर क्रिस जैसे जड़ हो गया था। वो अब भी सीढ़ियों के पास खड़ा था, लिन को डर से घूरते हुए। लिन धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से रेंगकर बाहर आई। अब वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
उसके हाथ से खून जमीन पर टपक रहा था। हे भगवान, लिन, क्रिस ने बमुश्किल कहा। क्या तुम छुपन छुपाई खेल रही हो? चलो, क्रिस। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया। लिन ने सिर झटके से ऊपर नीचे हिलाया। फिर उसकी मुस्कान चौड़ी होनी शुरू हुई, इतनी चौड़ी कि उसकी ठुड्डी छाती से छूने लगी। क्रिस ने धीरे से एक प्रार्थना की और फिर दौड़ पड़ा। मैं अब भी वहीं खड़ा था, फंसा हुआ, अपनी पत्नी को बचाने की चाहत में और अपनी जान बचाने की जरूरत में। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लिन। उसकी आंखें मुझ पर टिकी। उसने कांच का टुकड़ा ऊपर उठाया और फिर वो दौड़ पड़ी। मैं सीढ़ियों की ओर भागा, पर तभी वो मुझ पर कूद पड़ी। उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। उसकी खुली हुई सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थी। मैंने उसे धक्का देकर गिराया और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। क्रिस पहले से 911 पर कॉल कर रहा था। हमने पीछे मुड़कर देखा, पर लिन कहीं नहीं थी। मैंने अस्पताल जाकर 11 टांके बाजू में और 3 टांके पीठ पर लगवाए। पुलिस ने पूछताछ की, पर घर से लिन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैं किसी दोस्त के यहाँ रहूं और रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करूं, पर मुझे पता था कि ये सब बेकार है। मैंने क्रिस को घर छोड़ा और 1 घंटे दूर एक मोटल में कमरा लिया। 40 मिनट पहले मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सिर्फ 4 शब्द, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। साथ में एक तस्वीर, धुंधली, अंधेरी तस्वीर, पर मैं उसे पहचान गया। लिन की आंखें। अब मैं ये सब लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करूं। मैं अकेला हूं, मैं डरा हुआ हूं और मुझे महसूस हो रहा है कोई मुझे देख रहा है।